गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब घर पे अच्छे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है जी। ये एसिड बेस एंड साल्ट की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आज सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एसिड के बारे में। और एक बात और बता दूं स्टूडेंट आप सभी को कि ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में। और इन सभी के नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो सिर्फ आपको अब चीज़ों को समझना है। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, आज सबसे पहले हम बारे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एसिड के बारे में कि एसिड होता क्या है। एसिड को हिंदी में हम बोलते हैं अम्ल के नाम से। ठीक है, और सबसे पहले एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसकी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और जिनको हिंदी में बोला जाता है क्या, भौतिक गुण। ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए जो इसका पहला यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। पहले हिंदी में लिख रहा है, फिर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, तो देखेंगे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं वो यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, स्योर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अम्ल जल में घुलकर H धनात्मक या H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये जो बात लगी थी। उसके बाद इसी बात को मैंने इंग्लिश में लिखा, यहाँ पर लिखा था कि एसिड सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन। जो भी एसिड होगा उसे जब भी वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करते हैं एच पॉजिटिव आयन्स। ठीक है जी। थर्ड देखिए कि सभी तनु अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। कि जो भी तनु अम्ल होते हैं उनमें से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यही बात इंग्लिश में लिखी, ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितने भी डाइल्यूट एसिड होते हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी लास्ट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल। ठीक है, जो यानी कि एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, 4 फिजिकल प्रॉपर्टी थी। और भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती हैं जिनको आप यानी कि आपके पास जो भी यानी कि गाइड वगैरह होगी आप उसमें से उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो देखिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कि अम्लों के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अम्ल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक अम्ल, ठीक है, या फिर जिनको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड। और एक होते हैं हमारे पास खनिज अम्ल, या जिनको इंग्लिश में बोला जाता है मिनरल एसिड। ठीक है जी। अच्छा, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, वे अम्ल जो पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक अम्ल। यानी कि एक ऐसे एसिड या ऐसे अम्ल जो हमें कहाँ से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, उनको बोला जाता है कैसे, ऑर्गेनिक एसिड। इसी बात को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। जो एसिड प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको ही बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एसिड के नाम एग्जांपल दे रखे हैं। अच्छा देखिए क्या है वो है HCOOH, यानी कि ये है बेटा हमारे पास मेथेनोइक। ठीक, और सेकंड जो है हमारे पास है ये है एथेनोइक। एथेनोइक जो एसिड होता है वो ध्यान रखना है, जो फल वगैरह जो आपके यानी कि इनको पकाया जाता है ना, तो वो यानी कि आप देखो उसमें यानी कि यूज़ किया जाता है किसका, एथेनोइक एसिड का। या जो पेड़ पौधे जो अपने फलों को पकाने के लिए जिस एसिड का यूज़ करते हैं वो एसिड होता है CH3COOH, जिसका नाम होता है एथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा हमारे राइट हैंड साइड पे जो खनिज अम्ल होते हैं या मिनरल एसिड होते हैं, वे कौन से होते हैं, वे अम्ल जो पृथ्वी की भूपट्टी पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो यानी कहाँ है, पृथ्वी की भूपट्टी पर उपस्थित हो या वायुमंडल में प्रेजेंट हो। ठीक है, वो जो होते हैं उनको बोला जाता है। देखिए कैसे, कौन से हैं वो, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, वे खनिज जो यानी कहाँ है, पृथ्वी की भूपट्टी पर यानी कि उपस्थित हैं, उन्हीं मिनरल्स में जो एसिड होते हैं उनको बोला जाता है क्या, खनिज अम्ल या फिर मिनरल एसिड। जैसे कि उसमें होता है HCl होता है, H2SO4 होता है, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे आप यानी जानते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे। अब देखिए जी कि जो अम्ल होते हैं, अब एक तो हमने पढ़ा था भाई अम्ल के प्रकार के किस आधार पर पढ़े थे, वो पढ़े थे हमने यानी कि
कि बेसिकली कि हम लोग को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भाई, एक तो प्रकृति के आधार पर, एक यानी कि उस पे जो मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर। जो कृत्रिमित, एक बात ध्यान रखनी, जो खनिज अमल होते हैं ना, उनको कई बार मानव निर्मित या कृत्रिमित अमल भी बोला जाता है, ठीक। अच्छा देखिए, अब जो अमल हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी के आधार पर, किसमें यानी कि H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है और किसमें कि H पॉजिटिव आयन कम है, तो उसके आधार पर पढ़ेंगे कि H पॉजिटिव आयन के आधार पर जो अमल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो अमल होते हैं H पॉजिटिव आयन की क्षमता के आधार पर, वो बेसिकली कि वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है हमारा प्रबल अमल, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एक ऐसा अमल जो क्या करेगा, जो वाटर में डिजॉल्व होकर ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलेंगे कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर प्रबल अमल, ठीक है। एक ऐसा अमल जो जल में घुलकर, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में H धनात्मक आयन उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं हम प्रबल अमल। समझ गए जी। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, HNO3 नाइट्रिक अमल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अमल, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो सेकंड है, सेकंड इसी टाइप का होता है, कौन सा, दुर्बल अमल। अब दुर्बल या फिर वीक एसिड, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी दोज एसिड विच डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में, कि दोज एसिड विच डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड H पॉजिटिव आयन इन लेस क्वांटिटी, ठीक है, डेट इज कॉल्ड वीक एसिड, उसको क्या बोला जाता है, वीक एसिड बोला जाता है। अब हिंदी में सुनिए स्टूडेंट, कि दुर्बल अमल वे अमल होते हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं लेकिन कम मात्रा में, उनको बोला जाता है दुर्बल अमल, ठीक है जी। उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दुर्बल अमल उनको बोला जाता है, जो जल में घुलकर क्या करते हैं, कम मात्रा में H धनात्मक आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं, उनमें जैसे हो सकता है एक मेथेनोइक और एक एथेनोइक एसिड का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए आगे, अब आता है बेटा हमारे पास के भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर जो वीक एसिड होते हैं, इनको भी 2 तरीके से, आगे अमल को भी 2 तरीका से, और यानी कि आप 2 डेफिनेशन देखोगे कि भाई सांद्र अमल कौन सा होता है या तनु अमल कौन सा होता है। एक अभी पीछे आया था कि जो तनु अमल होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो आप उस तनु अमल को भी यहाँ पर समझोगे, वो तनु अमल होते क्या है। देखो जो अमल होता है ना, जिस अमल में जल की मात्रा क्या होगी, बहुत कम हो या न के बराबर हो, उसको तो बोला जाता है सांद्र अमल, ठीक है। या दोज एसिड इन विच क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर एंड वाटर इज प्रेजेंट लेस अमाउंट, और वाटर कैसे अमाउंट यानी क्वांटिटी में हो, लेस अमाउंट में हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा तनु अमल या फिर डाइल्यूट एसिड क्या होता है, वे अमल जिनमें जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो और अमल की मात्रा क्या हो, बहुत कम, तो उसको बोला जाता है तनु अमल, ठीक है जी। और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं अभी इस बात को, कि दोज एसिड इन विच वाटर इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, वो अमल जिनमें जो एसिड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में हो, वाटर सॉरी, एंड एसिड इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, और जो एसिड हो वो को यानी कि कैसी क्वांटिटी में हो, लेस क्वांटिटी में हो, उसको बोला जाता है डाइल्यूट एसिड या फिर तनु अमल, ठीक है जी। चलिए अगले पेज पर अब पढ़ेंगे जी। अभी तक हमने पढ़े थे क्या, अम्लों की कुछ यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी पहले हम पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़नी है क्या, अम्लों के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिकली 5 केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी के आप यानी कि करना चाहो तो बाकी और कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए ऐसे यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 5 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ जी देखिए, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया, ठीक। अभी क्षारकों के बारे में हमने डिस्कस करा नहीं है, लेकिन क्षारकों के बारे में आप इतना समझ सकते हो सिर्फ अभी, जब भाई एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन, लेकिन जब क्षारकों को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ना तो वो प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन, ठीक है जी। अच्छा हाँ, तो देखिए आगे,
अब अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जब हम अम्लों की अभिक्रिया क्षारकों के साथ करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल। एक बात ध्यान रखोगे, किसकी अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ, क्षारकों के साथ, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लवण और जल। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी अम्ल और क्षारक या क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे ना, तो वो हमेशा हमें क्या देंगे, लवण और जल देंगे, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम जानते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो अगले पेज पर मैंने लिख दी है, ठीक है। तो देखेंगे अगले पेज पर इंग्लिश में, ये रहा जी। When acid and base react with each other, when acid and base react with each other, then they produce salt and water। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। साल्ट को हम कहते हैं लवण और वाटर को हम कहते हैं वाटर, जल या, ठीक है। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ये दे दें, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक बात ध्यान रखना है बच्चों, ये जो डेफिनेशन है, ये जो एग्जांपल लिखा गया है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। इसको दोनों मीडियम के बच्चों को नोट करना है, ठीक है। सिर्फ जो स्टेटमेंट थी वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश के नोट करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी के नोट करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे, सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। अब अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, धातु के साथ, ठीक है। तो देखेंगे, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे हमें लवण में हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, जब भी कोई अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ, ठीक है, तो वो हमें क्या देंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या देंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। एक बात ध्यान रखनी है, अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। तो वहाँ हमें क्या मिल रहा था, लवण मिल रहा था और साथ में मिल रहा था वाटर। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। व्हेन एसिड एंड मेटल, एसिड का मतलब अम्ल और मेटल का मतलब धातु। व्हेन एसिड एंड मेटल रिएक्ट विद ईच अदर दे प्रोड्यूस, साल्ट का मतलब लवण और हाइड्रोजन गैस का मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो हमें क्या देते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे मैंने इसका एग्जाम्पल लिख रखा है कि H2SO4 क्या नाम है एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और Zn का मतलब क्या है, जिंक, जिंक एक क्या है, मेटल, और H2SO4 क्या है, एक एसिड। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए Zn ने क्या करा, H2 हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करा। और सबसे पहले बेटा अगर आपको ये रिएक्शन लिखनी थी ना, तो आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना था, क्या कि भाई हमने पढ़ा था कि हमें लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हमें ये तो पता नहीं कि लवण कौन सा मिलेगा, लेकिन हमें ये पता है कि हाइड्रोजन गैस तो हमें मिलनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, H2 लिख दोगे राइट हैंड साइड पर। उसके बाद जो यहाँ पर बचा आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ बची उसको एक साथ लिख दोगे। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, Zn बचा, साथ में SO4 बचा। तो Zn जब SO4 के साथ हो तो कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, ZnSO4 बनाता है, यानी कि साल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। तो आगे चलिए, अम्लों की धातु के साथ अधातु के साथ अभिक्रिया। अब देखिए बेटा, अब जो अम्ल अभी तक हमने पढ़ा था अम्लों की धातु के साथ रिएक्शन, ठीक है, या एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, अभी तक हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एसिड रिएक्ट विद नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, अधातु। तो यानी कि अम्लों की अधातु के साथ अभिक्रिया पढ़ना है आपको, ठीक, कि जिसमें हमें पढ़ना था कि भाई एसिड रिएक्ट विद नॉन मेटल या फिर अम्लों की अधातु के साथ अभिक्रिया। तो एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि जब अम्ल किसी मेटल के साथ यानी कि रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है साल्ट एंड हाइड्रोजन, यानी लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अम्लों के धातु के साथ अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए
जब कोई भी अम्ल किसी भी अधातु के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती या वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बनती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया था कि अम्ल अधातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अधातुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो कि यदि भाई मान लो मेरा जैसे मेरा H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 में H2 क्या है, हाइड्रोजन, जो कि एक क्या है, गैस है। S क्या है यहाँ पर, सल्फर, जो भी क्या है यहाँ पर एक गैस है। और O क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, एक गैस। तो 3 नॉन मेटल एक साथ आई तो तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक एसिड बना दिया। इसलिए बेटा जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नॉन मेटल या धातुओं के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो उनसे ही मिलकर बने होते हैं। इसी बात को मैंने इंग्लिश में नीचे लिख दिया है कि एसिड डज नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल बिकॉज ऑल एसिड इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल। जितने भी एसिड होते हैं वो सभी किससे, नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, देखिए जी, लास्ट यानी कि सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्लों की अधातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ने हैं, धातु कार्बोनेट। और कार्बोनेट के लिए सिंबल जानते हो क्या आता है, CO3 आएगा लास्ट में, और साथ में क्या होगी उसके, धातु। और एसिड आपको पता है अलग होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, जब हम यह एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल का मतलब धातु और कार्बोनेट का मतलब कार्बोनेट है, जब हम अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों के साथ करते हैं तो हमें लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल प्राप्त होता है। कितनी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, 3। एक हो रहा है लवण, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और साथ में होता है जल। ये 3 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट with each other, when acid and metal carbonate react with each other, then they produce salt, carbon dioxide gas and water। 3 चीज़ें हमें क्या होती हैं, प्रोड्यूस यानी कि प्राप्त होती हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कि भाई हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया। एसिड लिया भाई हमने खाली HCl लिया था। अच्छा, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट क्या आया, Na2CO3। तो आप देखिए Na जो होता है सोडियम, वो क्या है, एक मेटल है। ठीक है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। ठीक, तो इसलिए इसे बोला जाता है मेटल कार्बोनेट। और इसका नाम होता है, Na का मतलब होता है सोडियम और कार्बोनेट को कार्बोनेट ही लिखोगे आप, तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, उसके बाद हमें कितनी चीज़ें मिलनी है बेटा, 3 चीज़ें मिलनी है, साल्ट मिलना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है और साथ में मिलना है जल। अब देखिए आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करोगे। बेटा आपको पता है कि भाई हमें साल्ट का फॉर्मूला नहीं पता, साल्ट यहाँ पर कौन सा बनेगा, लेकिन बेटा हमें एक बात पता है कि इसने कहा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होगा। तो इन दोनों के फॉर्मूले तो हम जानते हैं, तो पहले इन दोनों के फॉर्मूले लिख दो। पहले मैंने लिख दिया CO2, फिर उसके बाद मैंने वाटर का फॉर्मूला लिख दिया H2O लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना था, देखिए सबसे पहले भी मुझे पता था क्या मिलना है, 3 चीज़ें, साल्ट मिलना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी है, साथ में वाटर मिलना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, वाटर का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, अब मेरे इन दोनों के अलावा जो मेरे पास 6 चीज़ें बची ना, उन सभी को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख दूंगा। देखिए बेटा CO2 करना है यहाँ से, ठीक है, यानी CO2 आया, कहाँ से आया भाई, एक C यहाँ से गया यहाँ पर, एक C यहाँ से यहाँ आया। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन कितने चाहिए हमें, 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल के यहाँ पर आ गए। लेकिन अभी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, 3, तो एक ऑक्सीजन बची नहीं बची, अभी यहाँ पर बची। उसके बाद बेटा एक ऑक्सीजन, और भाई जल बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए, 2, सॉरी कितने हाइड्रोजन के एटम चाहिए, 2। तो वो मैंने क्या करा, इसके आगे लगा दिया मैंने 2। ठीक, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने, एटम बनाने के लिए, तो वो 2 हाइड्रोजन एटम कहाँ आए, वो दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ आ गए, तो वाटर बन गया। अब देखिए यहाँ पर Cl भी कितने बचे, 2 बचे, और Na यहाँ पर कितने हैं, 2, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे यानी कि बता सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे वहाँ पर कोई भी यानी कि अपनी जो भी डाउट है वो वहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, आपके डाउटों का आंसर ज़रूर आपको मिलेगा।
ठीक है। अच्छा चलिए आगे आगे चलते हैं। तो इस तरह हमारी क्या हुई, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है। अच्छा लास्ट 5th पॉइंट देखिए, अम्लों की धातु बाइकार्बोनेटों के साथ रिएक्शन। ठीक है, कि एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल बाइकार्बोनेट। अभी तक देखिए हमने मेटल कार्बोनेट के साथ तो पढ़ ली थी रिएक्शन, लेकिन बाई का मतलब यहाँ पर क्या है, बाई का मतलब है बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन, कि अब मेटल कार्बोनेट के बीच में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होता है, जब हम अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, धातु बाइकार्बोनेट, या फिर इसकी जगह बोल सकता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं, तो हमें लवण मिलता है, जल मिलता है और साथ में CO2 मिलती है। वही 3 चीज़ें मिलेंगी जो अभी तो लास्ट हमें रिएक्शन में मिली थी। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। रिएक्शन देखिए कैसी है इसकी। हाँ जी देखिए रिएक्शन बेटा, ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हो गया हमारे पास मेटल बाइकार्बोनेट, या जिसको मैं बोल सकता हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसने कहा भाई 3 चीज़ें मिलनी है, साल्ट मिलना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, साथ में मिलना है वाटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, साल्ट का फॉर्मूला हमें नहीं पता कि साल्ट क्या बनेगा, लेकिन एक बात हमको पता है कि क्या बनना है, CO2 मिलना है और साथ में हाइड्रोजन मिलना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने इन दोनों के फॉर्मूले ही यहाँ पर लिख दिए। फिर जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में करा था कि भाई CO2 आया तो यानी कि एक सी यहाँ से यहाँ आया होगा, उसके बाद यहीं से 2 ऑक्सीजन निकल के यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर बचा होगा। ठीक, और साथ में हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2, तो 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, इन दोनों ने साथ में कंबाइन हो क्या बनाया, H2, और 1 ऑक्सीजन बेटा हमारी यहाँ से बची थी, तो उन दोनों ने क्या बना दिया, वाटर। अब बचा क्या, एक तो Na बचा, एक बचा Cl, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, NaCl। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपके क्या होते हैं चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस करा है सिंथेसिस किसके बारे में, एसिड के बारे में, वो कंप्लीट होता है। यदि अब भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर अपने डाउट को छोड़ सकता है या बता सकता है, पूछ सकता है। ठीक, और यदि आपको वहाँ पर यानी कि अगर सही नहीं लगता तो आप यानी क्या कर सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर अपने डाउट को वहाँ पर पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो एक बात और बेटा, कि आप इस चैनल को प्रीविना क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आगे से कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू।